नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर मई महीने का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस करंट अफेयर में दो पार्ट हम करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहला करंट अफेयर का जो पार्ट होगा वो 1 मई से 20 मई तक के करंट अफेयर को कवर करेगा और दूसरे पार्ट में 21 से 31 मई के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। कारण इसका एक है, यूपीपीसीएस का एग्जाम नजदीक है और इस एग्जाम में 20 मई के बाद का करंट अफेयर किसी भी हालत में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 20 मई तक पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को कोई प्रेशर ना हो, कोई दिक्कत ना हो, आप लोग चीजों को आसानी से कवर कर सकें, इस उद्देश्य से इसको दो पार्ट में विभाजित करके हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं और लगभग 110 प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे और इन 110 प्रश्नों में हर एक क्षेत्र के प्रश्न होंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य युग्म का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कौन सा राज्य युग्म है जिसका स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र और हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। गुजरात और महाराष्ट्र पहले एक ही राज्य हुआ करते थे। 1 मई 1960 की बात है। 1 मई 1960 को एक अधिनियम लाया गया, भाषा के आधार पर दो राज्यों में इनका विघटन किया गया, गठन किया गया दो राज्यों का। जो मराठी भाषी लोग थे उनको महाराष्ट्र और जो गुजराती भाषी लोग थे उनको गुजरात दे दिया गया कि ये आपका गुजरात है, ये महाराष्ट्र है। भाषा के आधार पर किया गया और गुजरात उस समय 15वां राज्य बना था भारत का। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जहां पर जीन बैंक परियोजना स्थापित की गई है। जीन बैंक परियोजना लुप्तप्राय जानवर, जो फसल, सामुदायिक और जैविक प्रजातियों का संरक्षण करने का एक प्रोग्राम है, एक परियोजना है। यानी कि इसमें लुप्तप्राय जानवरों की, साथ में फसलों की, समुद्री और जैविक प्रजातियों के संरक्षण की बात की जाती है और ये ऐसा करने वाला महाराष्ट्र राज्य पहला राज्य है भारत का और इसके लिए अच्छा खासा पैसा 172.39 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए जा रहे हैं, ये आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। और ये जो योजना है जिसके अंतर्गत ये किया गया है वो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कचरा मुक्त करने के लिए शहरों को तो एक राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा जो प्रारंभ किया गया है वो स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो है उसके अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है बंगलुरु में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया था, इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था और सेमीकंडक्टर्स की खपत के लिए ये बेसिकली 110 बिलियन डॉलर को लगभग टच करने की जो हमारी योजना है, 110 बिलियन डॉलर को पार करने की 2030 तक की जो योजना है, उसी कारण से इसको यहाँ पर सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिससे कि इसको और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 4 क्षेत्रों में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के विकास की सिफारिश की। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उसमें सम्मिलित नहीं है। स्कूली शिक्षा उसमें सम्मिलित है, बचपन की देखभाल और शिक्षा उसमें सम्मिलित है, शिक्षक शिक्षा भी है, लेकिन शोध शिक्षा का उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। शोध शिक्षा की बात उसके अंतर्गत नहीं की गई है। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसी के तहत ये चारों क्षेत्र है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक ने एमएसएमईज के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया। तो ये जो बैंक है वो आईसीआईसीआई बैंक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये एमएसएमई के लिए है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, और ये ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च करने जा रहा है। किसके लिए, तो एमएसएमई के लिए ये लॉन्च करने जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खगोल विज्ञान दिवस 2 बार मनाया जाता है पूरे साल में। एक बार ये 26 सितंबर को मनाया जाता है और दूसरी बार ये मनाया जाता है 2 मई को। तो मई और सितंबर 2 में बार ये मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 बार ये मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 मई 2022 को विश्व स्तर पर मनाए गए अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस की थीम क्या है। इस बार जो थीम रखी गई है वो सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए संयुक्त श्रमिक, ये थीम रखी गई है। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। हर एक व्यक्ति मजदूर है, कहीं ना कहीं व्यक्ति काम करता ही है, लेकिन कोई अपने को बड़ा समझता है, कोई अपने को छोटा समझता है, लेकिन असलियत यही है कि हम कहीं ना कहीं मजदूरी ही करते हैं। और 2022 में इसकी थीम सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए संयुक्त श्रमिक रखी गई है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दें आप। प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है।
आयुष्मान भारत नीति के तहत पात्र हैं, कौन लोग इसके पात्र हैं? अनुसूचित जाति और आदिवासी पृष्ठभूमि के लोग, ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 आयु वर्ग की उसमें परिधि में कोई पुरुष नहीं है, वे मजदूर जिनके पास जमीन है और न मकान है, न जमीन है न मकान है, और वे मजदूर जो बंधुआ मजदूरी करते थे और कानूनी रूप से वो रिहा किए गए। तो ये सभी सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सभी लोग आते हैं आयुष्मान भारत नीति के अंतर्गत और ये उसके पात्र हैं। 30 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। 3 मई 2022 को मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। आपसे कई बार पूछा गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है बेसिकली 3 मई को। तो 3 मई को जो ये विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या है ये आपसे पूछी जा रही है। तो इसकी जो थीम है वो है डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। आप देखिए अब डिजिटल का युग है, आप न्यूज भी न्यूज़पेपर में पढ़ने के बजाय यूट्यूब पे देखना पसंद करते हैं, आप चैनल पे सुनना पसंद करते हैं। तो डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता, ये याद भी रखिएगा। रिपोर्ट्स ऑन करेंसी एंड फाइनेंस आरसीएफ किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? कौन सी संस्था इसको जारी करती है? तो ये करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इसको करती है। 2021-22 के लिए रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के अंतर्गत कोविड-19 महामारी से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया कि 12 साल इसको कवर करने में लग सकते हैं। प्रकृति मां को जीवित प्राणी घोषित करने के लिए माता पिता के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किस उच्च न्यायालय द्वारा किया गया? कौन सा उच्च न्यायालय है जिसने प्रकृति को जीवित प्राणी यानी मां के तौर पर घोषित किया? तो यह उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने असम के तिनसुकिया जिले में पायलट आधार पर N15 पेट्रोल लॉन्च किया। इनमें मेथनॉल की मात्रा कितनी रखी गई है? मेथनॉल इसमें कितना है? तो N15 नाम ही है इसका, तो इसका 15% मेथनॉल है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना मेथनॉल है? 15%, 15% इसमें मेथनॉल रखा गया है। डिगबोई रिफाइनरी के पास असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के द्वारा मेथनॉल का निर्माण किया जा रहा है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कंपनी और सीईओ की बात हो रही है। अमेजन के एंडी जेसी और दूसरा है जियो सावन के सहस मल्होत्रा, टेस्ला के एलन मस्क, एप्पल के मोजोराक। तो यहां पर जो एप्पल के मोजोराक दिए हैं ये गलत है क्योंकि एप्पल के हैं टीम कुक। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीम कुक है इसके, ये गलत यहां पर दिया हुआ है। बाकी ये सही है, कभी कभी आपसे सीओ भी पूछ लिए जाते हैं। वस्तु और सेवा कर संग्रह निम्नलिखित में से किस महीने में सर्वाधिक रहा? अगर सरकार के आय के मदों की बात की जाए तो उधार एवं अन्य देवताओं के बाद में, अन्य देवताएं जो है उधार के साथ में, उनके बाद में जीएसटी का ही स्थान आता है। और अभी तक का सर्वाधिक जो जीएसटी वसूला गया है, किस महीने में सर्वाधिक संग्रह किया गया है, तो अभी तक का ये रिकॉर्ड रहा है अप्रैल 2022 का। आंकड़े पीछे के हमेशा होते हैं, मई महीने में अप्रैल के आंकड़े आए तो उसमें ये पता चला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीती और केरल की यह तीसरी जीत है। क्या कहा जा रहा है कि केरल की यह तीसरी जीत है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, इसके पहले केरल भी 2 बार इसको जीत चुका था, तो ये तीसरी जीत है, ये भी बात सही हो जाएगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये केरल की तीसरी जीत भी है और साथ में पश्चिम बंगाल को हराकर इस बार केरल जीता भी है। ये दोनों बातें सही हो जाएंगी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसमें घोषित किया गया जिजो जोसेफ को और 9 गोल के साथ शीर्ष स्कोर जेसिन टीके का रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, देश का पहला अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? तो इसकी स्थापना की गई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा और नीतीश कुमार ने इसकी स्थापना कहां पर की है? पूर्णिया बिहार में। कहां पर? पूर्णिया बिहार में इसकी स्थापना नीतीश कुमार ने की है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, 20वें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने जारी किया। दूसरा है नॉर्वे प्रथम, डेनमार्क दूसरे और स्वीडन तीसरे स्थान पर रहा। और भारत की रैंकिंग पिछले साल की तुलना में 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई। ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। पहला स्थान नॉर्वे का, दूसरा डेनमार्क का रहा, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर ने जारी किया है, और भारत 150वें रैंक पर रहा है। अलग से भी ये रैंकिंग आपसे पूछी जा सकती है। मौद्रिक नीति समिति की 4 मई को हुई एक अनिर्धारित बैठक के उपरांत विभिन्न दरों का सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो ये 4 मई को जो बैठक हुई है उसके
पहले दर अलग थी और इस 4 मई की बैठक में फिर दरें चेंज हुई हैं। तो इन दरों को आपको अगर 4 मई की बैठक के बाद का पूछेगा तो ध्यान रखना है, नहीं तो पहले की दरें अप्रैल महीने के करंट अफेयर में हमने डिस्कस की थी। पॉलिसी रेपो दर इसमें कहा गया 4.4, बैंक दर 4.65, सीआरआर 4.85 और एसएलआर 18%। तो ये सारी की सारी दरें 4 मई के बाद की जो निर्धारित की गई हैं ये सही दी गई है, यानी कि इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 2 3 4 सभी सही है। अगला जो प्रश्न है, रानी और सुलिवन इंग्लैंड ने, ये इंग्लैंड के हैं, इन्होंने फाइनल में किसे हराकर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे हराकर जीता है? तो इसको हराया इन्होंने जूड ट्रम्प को, और ये 2022 का जो स्नूकर चैंपियनशिप है वर्ल्ड लेवल का इन्होंने जीत लिया है। और जो जूड ट्रम्प है ये इनको हरा कर जीते हैं, रानी और सुलिवन हरा के जीते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, किस यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ये खेलो इंडिया गेम नहीं है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, और इसमें जैन यूनिवर्सिटी जो है 2021 में ये प्रथम स्थान पर रही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी यूनिवर्सिटी? जैन यूनिवर्सिटी इसमें रही है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पहले रही है, अभी इस साल के लिए जैन यूनिवर्सिटी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन ने अपनी इम्पैक्ट रैंकिंग का 2022 का संस्करण जारी किया। तो इम्पैक्ट रैंकिंग के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। भारत के 8 विश्वविद्यालय दुनिया के शीर्ष 300 विश्वविद्यालयों में शामिल है, यह पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत रैंकिंग में संयुक्त रूप से चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है। और तीसरा है, रैंकिंग में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की जो है ये शीर्ष पर रही है। तो भारत में संयुक्त रूप से चौथा देश ये इसलिए रहा है क्योंकि भारत में कुल 64 विश्वविद्यालय हैं जो शामिल किए गए हैं इसमें, इस रैंकिंग में। तुर्की के समान इन विश्वविद्यालयों को जो है दर्जा दिया गया है, तुर्की के भी 64 है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे और इस लिहाज से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है, तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी इसमें शीर्ष स्थान पर रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन आपको बताना है। प्रत्येक वर्ष मई के पहले मंगलवार को दुनिया भर में अस्थमा दिवस मनाया जाता है। अस्थमा फेफड़ों की एक पुरानी बीमारी है जिसमें सांस लेने में समस्या होती है। ये दो बातें कही जा रही है, क्या ये दोनों बातें सही है? अस्थमा में सांस लेने की दिक्कत होती है और ये प्रत्येक वर्ष मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। डेट से नहीं मतलब है, जिस डेट को पड़ेगा ये मंगलवार उस दिन मना लिया जाएगा। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगला जो प्रश्न है, डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पांस 2022 का आयोजन किया गया, कहां पर किया गया? तो ये जो आयोजन है उसका स्थल आपसे पूछा जा रहा है या फिर किसके द्वारा किया गया, ये पूछा जा रहा है किसके द्वारा किया गया। तो ये जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है नाटो, उसने इसको आयोजित किया है और ये 1 मई 2022 को इसको शुरू किया गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो के जो सहयोगी देश हैं उनके बीच में इसको किया गया है और ये 1 मई से 27 मई के बीच में उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो के द्वारा इसका आयोजन हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नाटो चर्चा में रहा है इसलिए पूछा जा सकता है। आईएनएस विक्रांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह भारत का प्रथम स्वदेशी विमानवाहक पोत है। आईएनएस विक्रमादित्य इस समय भारत का एकमात्र विमानवाहक पोत है और आईएनएस विक्रांत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। ये 3 स्टेटमेंट। वर्तमान में देखा जाए तो भारत का एकमात्र विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य ही था, लेकिन आईएनएस विक्रांत जो है प्रथम स्वदेशी रूप से निर्मित विमानवाहक पोत है। पहला दूसरा सही है। और आईएनएस विक्रांत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है और इस लिहाज से इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया। तो मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन कहां पर स्थित है? तो मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन ये राजस्थान में स्थित है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगर पूछ लिया जाए वहां पर कहां है, तो ये बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है राजस्थान में, वहां पर ये महेश नगर हाल्ट इसका नाम कर दिया गया है, इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण करने जा रहा है। कौन करने जा रहा है? जिसकी जो आधार जिसका है, इसकी जो स्टार्टिंग की जा रही है उसका कॉन्सेप्ट है स्वदेशी इलेक्ट्रिक है, ये है ना, ये इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत इसका विकास कौन करेगा? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत, बेसिकली जो इसका बेस है वो हाइड्रोजन ईंधन है, ये मैं बताना चाहता था। हाइड्रोजन ईंधन
और हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत है। तो बेसिकली याद रखना है, स्वदेशी तो ये है ही है, और ये हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको किया जा रहा है, डेवलप करने का जो प्लान है वो किया गया है। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष संगीता सिंह को नियुक्त किया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 1964 में स्थापित हुआ था, और 1964 में स्थापित इस बोर्ड की जो अध्यक्षा है अभी नियुक्त हुई है चेयरपर्सन संगीता सिंह। तो संगीता सिंह इसकी अध्यक्ष बन गई। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो 1 जनवरी को 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। और भारतीय राजस्व सेवा और भारत की प्रमुख सिविल सेवा के जो अधिकारी होते हैं उन्हीं में से इसके पदाधिकारियों को चुना जाता है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दें। इसरो ने कब तक शुक्र मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है? शुक्र मिशन, वीनस मिशन कब तक लॉन्च करने की बात इसरो ने सोच के रखी है, कि लक्ष्य रखा है कि कब तक लॉन्च करेगा। ये पूछा गया है तो दिसंबर 2024 का 2024 का ये लक्ष्य है कि दिसंबर तक ये कर दिया जाएगा। और इस समय एम सोमनाथ इसके क्या है? इसरो के अध्यक्ष है एम सोमनाथ, इसी के इसरो के ये प्रमुख है, इसरो के ये अध्यक्ष है। अगला जो प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन सतर्क शुरू किया गया। ऑपरेशन सतर्क का उद्देश्य क्या है? पर्पज क्या है ऑपरेशन सतर्क का? तो तंबाकू उत्पादों के परिवहन को रोकना इसका उद्देश्य है, कि रेलवे में तंबाकू उत्पादों का प्रयोग ना हो पाए, वहां पे बिक्री ना हो पाए, उसकी कई बार महंगे दरों पर उसको बेचा जाता है, एक प्रकार से स्मगलिंग की जाती है, तो वो ना हो पाए। जेल में सजा काट रहे कैदियों के लिए जिवला नाम की एक ऋण योजना शुरुआत की गई है। इसकी ये कहां पर शुरू की गई है? जिवला नाम की ऋण योजना, तो ये महाराष्ट्र में कैदियों के लिए जिवला नाम की योजना शुरू की गई है। वहां पर इनको ऋण देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत ये लोग ऋण ले सकते हैं, और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगला जो प्रश्न है, जिवला का मतलब क्या होता है जानते हैं? जिवला का मतलब होता है प्रेम या स्नेह। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना कहां किए जाने की योजना है? तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, हर जगह पे आदिवासी पाए जाते हैं, लेकिन आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला जो शुरू की जाएगी वो उड़ीसा में शुरू की जाएगी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एसटी और एससी विकास विभाग जो वहां का है वो इसकी पहल कर रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस पत्रकार पर विकेट कीपर रिद्धिमान साहा को धमकी देने और डराने के आरोप में प्रतिबंध लगा दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पत्रकार है बोरिया मजूमदार। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस में आयोजित कांस मार्चेडू फिल्म में कंट्री ऑफ ऑनर से कौन सा देश सम्मानित किया गया? तो कंट्री ऑफ ऑनर से भारत को सम्मानित किया गया है। ये कांस जो समारोह होता है कांस मार्चेडू फिल्म में, ये फ्रांस में है, और ये भारत इसमें क्या हुआ है? सम्मानित हुआ है। किस पुरस्कार से? कंट्री ऑफ ऑनर से, क्योंकि ये प्रश्न पलट कर आपसे इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि किस पुरस्कार से हुआ है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हमारे यहाँ के कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर, तो उन्होंने ही इसकी घोषणा की है। हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर भारत और जर्मनी के मध्य आशय की एक संयुक्त घोषणा की गई। वर्ष 2030 तक भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन का कितना लक्ष्य रखा है? तो भारत का जो लक्ष्य है वो 500 गीगावाट का है 2030 तक। किससे? गैर जीवाश्म ईंधन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो ये है नाम इनका सिंथिया रोसेनजवेग। सिंथिया रोसेनजवेग जो है इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 का दिया गया है, और इन्होंने वैश्विक खाद्य उत्पादन को किस प्रकार बदलती जलवायु के अनुकूल होना चाहिए इस पर अपना पूरा जो रिसर्च है वो लगाया, पूरा ध्यान केंद्रित किया, और अपने जीवन का अधिकांश भाग यही रिसर्च करते रहे ये, और तभी तो ये पुरस्कार इनको मिला है। और कृषि विज्ञानी है, जलवायु विज्ञानी है, खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर इनका जो वर्क है, जो कार्य है, उसके लिए ये जाने जाते हैं। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने प्रतिबंधित पदार्थ के लिए टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर किस खिलाड़ी को अनंतिम रूप से निलंबित कर दिया? अनंतिम रूप से किसको निलंबित किया है? किसके द्वारा? AIU के द्वारा। तो ये कमलजीत कौर को निलंबित किया गया है। ये डिस्कस थ्रोअर है कमलजीत कौर, और इनको निलंबित किया गया है क्योंकि ये पॉजिटिव पाई गई थी प्रतिबंधित पदार्थ में। अगला जो प्रश्न है, ब्राजील के कॉक्सियोस डो सुल में 24वें मूक बधिर ओलंपिक, जिसको डिफलिम्पिक के नाम से जाना जाता है, 10 मीटर एयर
राइफल प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो डिफलिम्पिक में स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर राइफल में किसने जीता है? बेसिकली ये प्रश्न है और इसका आयोजन ब्राजील में हुआ था। तो ये धनुष श्रीकांत है जो कि निशानेबाज का क्षेत्र है ही है, तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। बाकी ये डिस्कस थ्रो का यहाँ पर देने का कोई मतलब नहीं, केवल कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन हो सकते हैं। राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये जो रुपये आवंटित किए गए हैं ये भारत की ही परियोजना है, पुनरुद्धार परियोजना, बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना है सबसे बड़ी, और इसके लिए 363 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अनुराग ठाकुर जो है सूचना और प्रसारण मंत्री, उन्होंने ये घोषणा की। ये जो मिशन है बेसिकली ये 2016 में शुरू किया गया था। 597 करोड़ रुपए उस समय इसके लिए रखे गए थे। इस बार आवंटन 363 करोड़ रुपए का किया गया है। अगला जो प्रश्न है, 22 फरवरी 2022 तक लगभग 11.78 करोड़ किसान पीएम किसान योजना, है ना, किसान पीएम किसान योजना, पीएम किसान स्कीम इसका नाम होना चाहिए, है ना। तो 11.78 करोड़ किसान, सॉरी ये यहां पर किसान की बात हो रही है, पीएम किसान योजना के तहत लाभान्वित हो चुके हैं। ये कहा जा रहा है कि इतने लोगों को लाभ मिल चुका है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। और ये जो योजना है 24 फरवरी 2019 को भूमि धारक किसानों की मौद्रिक जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों बातें यहां पर बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है, सितंबर 2022 में चीन के हांगझो में होने वाले एशियन गेम्स 2022 को देश में बढ़ते कोविड मामलों के कारण कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसका स्थगन जो किया गया है वो 2023 तक कर दिया गया है। उसके बाद में जैसी स्थितियां होंगी वैसा निर्णय लिया जाएगा। 2023 तक ये नहीं आयोजित किया जाएगा। इस राज्य सरकार ने राज्य के गांवों में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। कौन सा ये राज्य है? तो ये राज्य है आपका यूपी। उत्तर प्रदेश में यह निर्णय लिया गया है कि 58,000 जो गांव हैं उनको वाईफाई सुविधा से युक्त कर दिया जाएगा। जो सचिवालय होता है जिसको ग्राम पंचायत भवन कहते हैं, उसके आसपास 50 मीटर के दायरे में वाईफाई की सुविधा या इंटरनेट की सुविधा वाईफाई के माध्यम से दी जाएगी। CRS रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2020 के दौरान मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वृद्धि है 6.2%। ये वृद्धि दर्ज की गई है 2020 के दौरान, यानी कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS जिसको बोल रहे हैं उसने ये आंकड़ा जारी किया है। और ये जो वृद्धि दर्ज की गई है उसमें कोविड का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई, वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस या डे 8 मई, ये दो यहाँ पर दिवस आपके सामने दिए हुए हैं। तो कौन सा इसमें सुमेलित है? ये दोनों के दोनों सुमेलित है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों यहां पर सुमेलित दिए गए हैं। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि कोरोना के समय में सबसे ज्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल हम लोगों ने किया है, तो ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा है? कौन खिलाड़ी है ये? तो इनका नाम है हर्षदा शरद गरुड़। तो ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, हर्षदा शरद गरुड़। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, IWF में, ठीक है ना। और ये ग्रीस के हेराक्लियोन पड़ता है, तो वहां पर ये आयोजित हुआ था, वहीं पर इन्होंने ये जीता है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दें। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान सिविल डिवीजन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को प्रदान किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व स्तर पर ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म पेलॉन के द्वारा, पेलॉन के सीईओ हैं गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति, उनको यह पुरस्कार सिविल डिवीजन पुरस्कार जो है सबसे उत्कृष्ट सम्मान माना जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का, ये दिया गया है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। किस भारतीय एथलीट ने 5000 मीटर में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो यह है अविनाश शेवल। कौन है? अविनाश शेवल। 5000 मीटर का रिकॉर्ड इन्होंने जो पहले बनाया गया था वो था 13 घंटे 29 मिनट 70 सेकेंड का, और इन्होंने सॉरी ये 5000 मीटर है, 13 मिनट होगा, घंटे नहीं, 13 मिनट 29 सेकेंड 29.7 सेकेंड ऐसे कहिए। अब इसको इन्होंने 13 मिनट 25.65 सेकेंड में पूरा कर दिया है, और इनका नाम है अविनाश शेवल। 5000 मीटर का ये रिकॉर्ड है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना
किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये योजना है क्योंकि ये केजरीवाल सरकार दिल्ली के द्वारा शुरू की गई है। 25,000 घरों को मुफ्त में सीवर लाइन से इसके अंतर्गत कनेक्ट किया जाएगा। फ्री सीवर कनेक्शन इसके अंतर्गत दिया जाएगा। मैड्रिड ओपन टाइटल 2022 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किसने जीता? तो यह है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज बेसिकली रहने वाले जो हैं ये स्पेन के हैं। तो कार्लोस अल्कराज ने ये मैड्रिड ओपन टाइटल 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील के क्वाक्सियास डो सुल में 24वें मूक बधिर ओलंपिक में किसने निशानेबाजी में दूसरा स्वर्ण पदक जीता? अभी हमने धनुष श्रीकांत की बात की थी। धनुष श्रीकांत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था और दूसरे हैं अभिनव देशवाल जिन्होंने इसमें दूसरा स्वर्ण पदक जीता। तो दो लोग हैं जिन्होंने डिफ ओलंपिक में ये पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक। पहला धनुष श्रीकांत और दूसरा जो है ये अभिनव देशवाल है। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार 2022 किन क्षेत्रों में प्रदान किए गए? जो पुलित्जर पुरस्कार हैं वो पत्रकारिता, नाटक, संगीत सभी क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी 2022 के पुरस्कार भी सभी क्षेत्रों में प्रदान किए गए। नाम आपसे इसमें नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं ये कई बार पूछा गया है। और इसकी जो स्थापना है वो हंगरी मूल के एक अमेरिकी प्रशासक हुआ करते थे, जोसेफ पुलित्जर, उन्होंने की थी। तो उन्हीं के नाम पर इसको जाना जाता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आयोजन होगा पंचकुला में। पंचकुला जो है ये पड़ता है कहां पर? पंचकुला पड़ता है हरियाणा में। तो हरियाणा में इसकी पंचकुला में इसका आयोजन होगा। और ये इसके पहले जो 2018 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। 2019 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था और 2020 में ये गुवाहाटी असम में आयोजित हुए थे। अब की बार जो आयोजन 2024 हो रहा है 2022 में, ये पंचकुला हरियाणा में हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय संगीतकार और संतूर वादक, भारतीय संगीतकार होना चाहिए, यहाँ पे संगीत हटा दीजिए, पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया और उन्हें निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? किस पुरस्कार से वो सम्मानित किए गए थे पंडित शिव कुमार शर्मा? पंडित शिव कुमार शर्मा को पद्म श्री दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था, भारत रत्न उनको नहीं दिया गया था। पहला और दूसरा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संतूर वादक थे और 84 साल की उम्र में इनका भी निधन हुआ है। इनके और कई वाद्य यंत्रों जैसे सितार, सरोद, इन सब को भी वो बहुत अच्छे से प्ले करते थे, बजाते थे। जम्मू कश्मीर का एक जो संतूर वाद्य यंत्र है, ये जम्मू कश्मीर का एक अल्पज्ञात वाद्य यंत्र के प्रकार का इसका स्तर था। लेकिन जब पंडित शिव कुमार शर्मा ने इसको बजाया तो धीरे धीरे इसको प्रसिद्धि मिल गई और जो शर्मा जी थे, पंडित जी थे, इनको भी प्रसिद्धि मिली। 1991 में इनको पद्मश्री और उसके बाद में 2001 में पद्म विभूषण पुरस्कार से इनको नवाजा गया। जब कोई महान व्यक्तित्व होते हैं तो जिस चीज में हाथ लगाते हैं वो चीज भी अजर अमर हो जाती है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। प्रत्येक वर्ष 11 मई को पूरे देश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 की थीम टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है। ये आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, ये बात भी सही है, और टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, ये भी बात सही है। इसका इस बार का जो विषय है, इस बार की जो थीम है, ये रखी गई है। तो पूरे देश में ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को और ये तिथि है 1998 में 11 मई को पोखरण जो परमाणु हथियारों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था वो तिथि, और इसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो योजना है, ये इसका दूसरा चरण इन्होंने शुरू किया है। बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में ये मदद करती है योजना, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना उनको प्रोत्साहित करती है और लड़कियों को आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, शिक्षा उनको प्रदान की जा सके, इसका मुख्य लक्ष्य है।
पर्यावरण, सामाजिक और शासन में संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए एक समिति का गठन किया गया। तो ये समिति किसके द्वारा गठित की गई है? पर्यावरण, सामाजिक और शासन से संबंधित मामलों में तो ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा ये समिति हाल में अभी गठित की गई है। सेबी के द्वारा इसका गठन किया गया है और ये जो समिति है ये जो मामले हैं पर्यावरण, सामाजिक और शासन से संबंधित मुद्दों पर अपना सलाह देगी, अपनी बात कहेगी और इसकी अध्यक्षता करेंगे नवनीत मुनोट। ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं और वही इसको करेंगे। सेबी की जहां तक बात करें तो 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और माधवीपुरी बुच जो है ये इसके इस समय चेयरपर्सन है। अगला जो प्रश्न है, किस देश ने 13वें राष्ट्रपति के रूप में यू सुक योल ने शपथ ली है? तो यू सुक योल कहाँ के राष्ट्रपति हैं? 13वें राष्ट्रपति हैं और ये किस देश के राष्ट्रपति हैं यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यू सुक योल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अभी शपथ ली है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सियोल में ये शपथ आधी रात को इन्होंने ली, एक सेरेमनी का आयोजन किया गया। और साउथ कोरिया की स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं, ऊपर नॉर्थ कोरिया है, उसके बगल में साउथ में आप देखेंगे नॉर्थ में नॉर्थ कोरिया, साउथ में साउथ कोरिया है। ना तो सिंपल सा ये है, नॉर्थ कोरिया का अलग रिकॉर्ड है, साउथ कोरिया का अलग रिकॉर्ड है। साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कई क्षेत्रों में बहुत आगे है और इसलिए इसकी इकोनॉमी भी काफी आजकल के जो उपयोगी सामान है और जैसे बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ की जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखा जाए तो हुंडई जो कार है ये कोरियन कार है, साउथ कोरिया की बेस्ड कंपनी है। ये किया जो कार है वो हुंडई का ही एक वेंचर है। तो ये सब आप इंडिया में अगर देख सकते हैं तो वहाँ पर कितना डेवलपमेंट होगा तभी ये दूसरे देश में तो पहुँच पाए हैं ना। तो ये ऐसा नेचर होना चाहिए, लेकिन नॉर्थ कोरिया इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। किस देश के 13वें, ये देखिए रिपीट हुआ है, बेरोजगारी दर संबंधी आंकड़े जारी किए जाते हैं? किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये आंकड़े जो हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। नेशनल स्टेटिस्टिकल जो ऑफिस होती है उसके द्वारा ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में 15 साल से जो ऊपर लोग होते हैं, 15 साल के आयु वर्ग से ऊपर के लोग, उनकी बेरोजगारी को इसमें मापा जाता है। और अभी बताया गया कि दिसंबर 2021 में 10.3% से घटकर 8.7% बेरोजगारी दर हो गई है। अक्टूबर और दिसंबर 2021 के बीच के आंकड़े जारी किए गए थे। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसको जारी करता है, इतना ध्यान रखिए। बाकी ये क्या आंकड़े जारी कर रहा है ये प्रभाव आप भी देख सकते हैं कि कितना ये सही है या गलत है। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर घोषित किया गया है धाकड़। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुभंकर का नाम है धाकड़ और हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन 4 जून से 13 जून तक होना है। अगला जो प्रश्न है, किस देश ने समाचार प्रशासकों पर बड़ी तकनीकी कंपनियों के अधिकार पर अंकुश लगाने के लिए डिजिटल मार्केट यूनिट की स्थापना की है? कौन सा देश है? तो ये देश है यूनाइटेड किंगडम। डिजिटल मार्केट यूनिट, ये टैक्स एक लगेगा गूगल और फेसबुक जैसी जो बड़ी टेक कंपनियां हैं उनके लिए कुछ प्रतियोगिता नियम ये जारी करेगा और इसका अगर ये पालन नहीं करेंगे तो इन पे जुर्माना लगाया जाएगा। उसको टैक्स की जगह जुर्माना कहा जाए तो ज़्यादा सही है। और बड़ी जो तकनीकी कंपनियां हैं इनके अधिकार पर अंकुश लगाने का ये प्रयास कहीं ना कहीं किया जा रहा है डिजिटल मार्केट यूनिट के द्वारा। तो उसको टैक्स की जगह जुर्माना कहिए अगर ये नियम कानूनों को नहीं मानेंगी तो, क्योंकि ये सब बहुत बड़ी कंपनी हो गई हैं और ये बड़ी कंपनी इस लिहाज से भी हैं कि ये किसी भी देश की राजनीति, किसी भी देश की सामाजिक स्थिति, हर एक चीज को बदल सकती हैं, तो प्रभाव डाल सकती है। तो इन पर अंकुश लगाना तो जरूरी है ही है। किस कंपनी ने भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS डिजाइन किया है? कौन सी कंपनी है जिसने डिजाइन किया है? तो ये कंपनी है एल्स्टॉम। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है और इसका डिजाइन एल्स्टॉम ने किया है। दिल्ली और मेरठ के बीच में भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS जिसको बोला जा रहा है, को वैश्विक गतिशीलता प्रदान करने के लिए एल्स्टॉम द्वारा इसको डिजाइन किया जा रहा है। और ये सिस्टम जो है ये पहला ट्रेन सेट दिल्ली गाजियाबाद मेरठ चरण 1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को अभी सौंपा गया था, तभी ये चर्चा में आया था। और इसमें जो परीक्षण किया गया उसमें 180 किलोमीटर प्रति घंटा पर यात्रियों को चलाकर देखा गया कि इतना मतलब ये चलाने की क्षमता ये रखती है, ये बात इसमें की जा रही है। तो ये प्रयोग पहले हो चुके हैं
180 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड काफी ये बढ़ जाएगी। अगला जो प्रश्न है ये ध्यान रखिएगा, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर एक साल पहले की तिमाही में 10.3% से घटकर कितनी हो गई। यानी कि पहले देखा जाए और अब की तुलना की जाए तो एक साल पहले की तिमाही में, यानी कि 2021 की जो तिमाही थी उसमें घटकर कितनी हो गई, ये आंकड़े पूछे जा रहे हैं जो मैंने अभी आपको डिटेल में बताए भी थे। तो 10.3% से घटकर ये 8.7% की बात कही जा रही है कि 8.7% ये हो गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित एक हड़प्पा स्थल है। राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है, तो ये हरियाणा में है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी में अभी खुदाई की और उसमें लेआउट वाले घरों का, जिसमें व्यापक लेआउट पाया जा रहा है, उनका जल निकासी प्रणाली का पता लगाया है। 5000 साल पुराना हड़प्पा स्थल यहाँ पर उन्होंने प्राप्त किया है, तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। किस देश ने एक दुर्लभ वायरल संक्रमण मंकी पॉक्स की सूचना दी है। मंकी पॉक्स इस समय खूब ज्यादा चर्चा में है, तो ये कहां पर सबसे पहले आया मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स की जो सूचना दी गई यूनाइटेड किंगडम के द्वारा सबसे पहले। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मंकी पॉक्स जो है ये एक वायरल संक्रमण है और इसमें जो संक्रमण होता है वो लगभग 2-4 सप्ताह तक एक्सटेंड कर जाता है और लिम्फ नोड्स में सूजन इसमें आ जाती है, शरीर पर चकत्ते जगह जगह पर निकल आते हैं। मंकी पॉक्स देखा जाए तो मुख्य रूप से पहले भी ये चर्चा में रहा है, तो ये मध्य और पश्चिम अफ्रीकी जो देश है वहां पर ये होता है। और मरीज में जो अभी मंकी पॉक्स पाया गया है वो नाइजीरिया से वापस आया था और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था यूनाइटेड किंगडम में, तो वहीं पर ये पता चला कि उसको मंकी पॉक्स है। तो वास्तव में वो आया अफ्रीका से ही था। बाकी इसका संक्रमण, इसमें कई चीजें हैं, उसमें पुरुषों से पुरुषों में भी ये फैलता है और उसके कारण कुछ लैंगिक भी होते हैं, तो इस पर भी कई एडवाइजरी जारी की गई थी। अगला जो प्रश्न है, विश्व थैलीसीमिया दिवस दुनिया भर में 7 मई को मनाया जाता है और थैलीसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा देता है, ऐसा कहा जा रहा है। 7 मई को यह दिवस तो मनाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये आनुवंशिक विकार हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता नहीं है, ये मात्रा को घटा देता है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थैलीसीमिया बढ़ाता नहीं है, ये घटा देता है। बी अवेयर, शेयर केयर, वर्किंग विद द ग्लोबल कम्युनिटी एज वन टू इम्प्रूव थैलीसीमिया नॉलेज, तो ये इस बार का थीम इसका रखा गया है, जागरूक करने के लिए लोगों को। आनुवंशिक रक्त विकार है, साइंस में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मैड्रिड ओपन का खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश से संबंधित है, तो ये स्पेन से है, मैंने बताया था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आय वाले परिवारों को इंटरनेट सेवा पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए किस देश ने अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम शुरू किया। मतलब यहाँ पर इंटरनेट पे सब्सिडी देने की बात हो रही है और ये देश है अमेरिका। यहाँ पर तो इंटरनेट सही से पैसा देने के बाद चल जाए इंडिया में, तो वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पर सब्सिडी देने की बात हो रही है कि अच्छे से नेट ये लोग चला पाए। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका उत्तर दीजिए। सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। अब नाश्ता भी मिलेगा, तमिलनाडु ने शुरू किया है, धीरे धीरे और भी देश इसको अपना सकते हैं। माध्यान्ह भोजना की योजना जो चल रही है, भोजन योजना, तो उसके साथ में ही नाश्ता की भी व्यवस्था यहाँ पर, वहां के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, तो उन्होंने 1 से 5 तक के बच्चों को नाश्ता देने का व्यवधान भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, $100 बिलियन वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। $100 बिलियन ये इस पार कर गई है वार्षिक राजस्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज किसकी है, बताने की जरूरत नहीं है, मुकेश अंबानी जी की यह है। यूरोपीय संघ में शामिल होने की आशा रखने वाले देशों के लिए किस देश ने यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी का प्रस्ताव रखा है। उसने कहा कि यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी होनी चाहिए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने कहा है कि यूरोपीय संघ के आसपास लोकतांत्रिक राज्यों का एक व्यापक राजनीतिक समुदाय बने, और ऐसा बनाने का उन्होंने जब सुझाव दिया तो उन्होंने यूरोपीय संगठन, यूरोपीय राजनीतिक समुदाय, लोकतांत्रिक राष्ट्रों की राजनीतिक सहयोग, सुरक्षा, ऊर्जा में सहयोग, परिवहन, निवेश, बुनियादी ढांचे, इनमें
सहयोग हो सके इसके लिए गठित करने की बात की। यूरोपीय राजनीतिक जो समुदाय, यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी की, तो प्रस्ताव ये किसने रखा? फ्रांस ने। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने इसको रखा है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, एलआईसी में 3.5% बेचकर सरकार द्वारा जुटाई जाने वाली कुल राशि कितनी है? 3.5% बेचा और 21,000 करोड़ रुपए सरकार ने जुटा लिए आईपीओ के द्वारा, है ना। और ये सरकार धीरे धीरे एलआईसी को क्या कर रही है? बेच के प्राइवेट सेक्टर में ले जाने को सोच रही होगी, तो अब इतना हिस्सा तो उन्होंने बेच ही दिया है। नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? और ये देश है दक्षिण कोरिया। साइबर रक्षा समूह में शामिल हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, साउथ कोरिया शामिल हुआ है। नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस जो है साउथ कोरिया की, उसको नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल किया गया है। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली जैव विविधता आर्द्रभूमि सावा झील किस क्षेत्र, किस देश में स्थित है? सावा लेक कहां पर स्थित है ये पूछा जा रहा है, तो ये सावा लेक है इराक में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सावा लेक कहां पर है? इराक में। जैव विविधता वाली आर्द्रभूमि है और मानव गतिविधि और जलवायु परिवर्तन के कारण ये अब खोने के कगार पे है। और 5 वर्ग किलोमीटर की ये झील है। 2014 से इसमें लगातार सूखे की स्थिति पाई जा रही है, इसी कारण से ये चर्चा में बनी हुई है। बालकृष्ण दोषी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है और वह रॉयल गोल्ड मेडल और प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्राप्त करने वाले, दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं जिनको ये दोनों पुरस्कार दिया गया है। तो ये दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। रॉयल गोल्ड मेडल और प्रिट्जर आर्किटेक्ट पुरस्कार ये दोनों इनको मिल चुका है और ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको ये वास्तुकला का नोबेल बोला जाता है ना, जो प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार है, तो ये दोनों इनको मिल चुका है और ऐसा प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। अगला जो प्रश्न है, सत्य कथन आपको बताना है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यूं सुंग योल है और दूसरा है दक्षिण कोरिया को सुबह की ताजगी का देश कहा जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है यूं सुंग योल पूर्व राष्ट्रीय पार्क ग्यून हे के प्रबल समर्थक थे। अगर समर्थक होते तो ये क्यों बनते? वही ना बनी रहती। ये स्टेटमेंट तो वैसे ही कट कर दीजिए, और ये बने हैं तो सही बात है। दक्षिण कोरिया को सुबह की ताजगी का देश भी कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर ये पार्क ग्यून हे के प्रबल विरोधियों में से जाने जाते हैं, है ना। भ्रष्टाचार जो घोटाले हुए थे, तो जांच के बाद जनता का ध्यान आकर्षित कराने पे सबसे बड़ा योगदान था इनका, यू सुंग योल का, कि देखो पार्क ग्यून हे ने कितना घोटाला किया है। तो प्रबल विरोधियों में से ये जाने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स किस संस्थान में शुरू किया गया? किस संस्थान में शुरू किया गया है एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स? तो ये जो शुरू किया गया है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी नहीं है, ये नीति आयोग। ड्रोन से एयरपोर्ट अथॉरिटी में चले जाइएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय जो उड्डयन नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने सार्वजनिक सेवाओं के लिए ड्रोन को अपनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग में ड्रोन पर एक अनुभव स्टूडियो का शुभारंभ किया है। कहां पर? नीति आयोग में इसका शुभारंभ उन्होंने किया है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कौन सी तिथि को? तो ये 12 मई को मनाया जाता है। 12 मई को संयुक्त राष्ट्र ने पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर अवेयरनेस लाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में नामित किया है संयुक्त राष्ट्र ने। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किस देश को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत है, इसीलिए हम चर्चा ही कर रहे हैं। AAEA, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज, 2022 से 24 के लिए इसका अध्यक्ष चुना गया है। किसको? भारत को। इसमें अभी नए सदस्य भी शामिल हुए हैं, और रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस ये शामिल हुए हैं। अगला जो प्रश्न है उस पर ध्यान दीजिए। राज्य सरकार की 4 योजनाओं की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए किस राज्य में उत्कर्ष समारोह का आयोजन किया गया? तो ये गुजरात था। पीएम मोदी का जो जन्म स्थल है, साथ में वहां पर सीएम के रूप में भी इन्होंने काम किया है, तो ये हमेशा हाईलाइटेड रहता है।
आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न, कैटलिन नोवाक हाल ही में किस देश की पहली महिला और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और ये चुनी गई हैं हंगरी की राष्ट्रपति के रूप में। सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति अभी ये चुनी गई हैं, केवल 44 ईयर्स की हैं, और पहली महिला है और सबसे कम उम्र की हैं, तो ये तो बात ही बन गई। अगला प्रश्न, टमाटर फ्लू किस राज्य के लिए स्थानिक रहा है? टमाटर फ्लू, तो टमाटर फ्लू केरल के लिए, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पड़ोसी राज्य भी इसकी बीमारी को सतर्क हो गए थे, इस बीमारी को लेके और इसके प्रभावों को लेके निगरानी उन्होंने बढ़ा दी थी, लेकिन केरल जो था वो मुख्य रूप से इससे प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 टेम्पटन पुरस्कार के विजेता कौन है? टेम्पलेटन जो पुरस्कार 2022 का है, इसके विजेता कौन है ये पूछा जा रहा है। तो यह है फ्रैंक वेल्ज़ैक। फ्रैंक वेल्ज़ैक जो है ये टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 के विजेता है, और ये नोबेल पुरस्कार विजेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और लेखक हैं फ्रैंक वेल्ज़ैक, और इनको इस वर्ष के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये एक हुआ करते थे सर जॉन टेम्पलेटन, तो उन्हीं के द्वारा इसको 1972 में स्थापित किया गया था टेम्पलेटन पुरस्कार को। तो फ्रैंक वेल्ज़ैक जो है ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं, भौतिकी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, अप्रैल 2022 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति क्या है जिसने 8 वर्षों में अपने उच्चतम बिंदु को छू लिया है? तो ये 7.79% है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2022 में पिछले 8 वर्षों का सबसे उच्चतम बिंदु इसने छुआ है 7.79% का। ठीक है, मई 2014 की बात है जब 8.33% हुई थी, उसके बाद मुद्रास्फीति इतनी कभी नहीं बढ़ी थी। ये 8 वर्षों के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है। कृषि मंत्रालय ने PMFBY और KCC की तकनीकी सहायता के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कृषि मंत्रालय ने किए हैं, और ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं UNDP के साथ में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ में इसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और UNDP प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड संशोधित ब्याज संवेशन योजना के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा इस समझौते के तहत। भारत टैप पहल का संबंध किससे है? तो भारत टैप पहल पानी की खपत में कमी लाने से रिलेटेड है। पानी की खपत में कमी कैसे लाएगा? जो टूटियां होती हैं, नल जो होते हैं, उसमें देखते हैं बहुत सारे नलों में बहुत तेजी से पानी गिरता है, तो इसमें कुछ ऐसा कर दिया जाए कि पानी ज्यादा गिरे ही ना, तो जितना उपयोग होगा उतना ही इसमें गिरेगा, यूज करेगा व्यक्ति, ज्यादा बहेगा नहीं। तो ऐसा इसमें किया जा रहा है कि जो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है वो ऐसे प्रावधान कर रहा है कि जो प्रवाह है उसका उसी को कम कर दिया जाए। जो सैनिटरी वेयर होंगे उनमें प्रवाह ही कम होगा, तो पानी जो है वो कम निकलेगा, कम बर्बाद होगा। 500 करोड़ लीटर पानी प्रतिवर्ष इससे बच सकेगा। किस संस्था ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP लॉन्च किया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया है। किस संस्थान ने, ये किसान नहीं था, किस संस्थान ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP लॉन्च किया? और ये प्लेटफॉर्म जो है इसका उद्देश्य क्या है? डेटा को सुलभ, इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा के जो पब्लिक डोमेन में सरकारी डेटा को उपलब्ध कराना, जिससे कि लोग इसको देख सके, जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं, जो भी आंकड़े होते हैं, उनके बारे में जनता भी जान सके। 18 मई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? तो 18 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। एक तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, और इसकी थीम है पावर ऑफ म्यूजियम्स। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पावर ऑफ म्यूजियम्स। अगला जो प्रश्न है, भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में कहां पर किया गया? तो ये किया गया है रामपुर में। यूपी स्पेशल में भी ये प्रश्न हमने डिस्कस किया था, रामपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। और रामपुर में 75 जो जल निकाय थे, तालाब थे, उनको उसमें साफ सुथरा करके इनको अमृत सरोवर के रूप में सम्मिलित रूप से घोषित किया गया है। रामपुर उत्तर प्रदेश, वही आजम खान वाला जो डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन आपको बताना है। लद्दाख में हिमालय के पहाड़ों में एक मैडसोइडे सांप के जीवाश्म की खोज की गई है। मोड्सोइडे सांप, और ये सांप जो होता है
वो 30 फीट तक लंबा हो सकता है। इस सांप की लंबाई, दोनों बातें यहां पर सही है। ये अभी हाल ही में खोजा गया है, वैज्ञानिकों ने लद्दाख में इसको खोजा है। मैटसोइडे सांप जो इसका जीवाश्म मिला है, विशाल सांपों में से माना जाता है। 30 फीट लंबा जो होगा, आप सोचिए कितना बड़ा सांप ये हो सकता है। ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का उद्घाटन किस स्थान से किया गया? तो ये परियोजना जो है ये भोपाल से उद्घाटित की गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, क्रिस्प जिसको आप बोलते हैं, तो भोपाल में आदिवासी युवाओं के कौशल और ग्रामीण आदिवासी तकनीकी प्रशिक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट ये शुरू किया गया है, रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, जो क्रिस्प है वहां से इसको शुरू किया गया है। 2022 में आयोजित पहले इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस का आयोजन स्थल कौन सा रहा है? तो ये मुंबई में आयोजित किया गया है। ये पहला आयोजन हुआ है और ये कहां पर हुआ है? मुंबई में हुआ है। हमारे केंद्रीय जो पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को कम क्रूज इन इंडिया के लिए आमंत्रित भी इन्होंने किया है कि आइए हमारे यहाँ क्रूज पे टहलिए। जहाजरानी और बंदरगाह जलमार्ग मंत्रालय इसकी व्यवस्था कर रहा है आपके लिए और आप आइए। भारत सरकार भी इसमें सम्मिलित है, फिक्की भी है इसमें। ये सम्मिलित रूप से इनके द्वारा ये आयोजित किया गया था, इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस। अगला जो प्रश्न है, मई 2022 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को किस बंदरगाह का उपयोग करने की पेशकश की कि आइए हमारे बंदरगाह का उपयोग करिए? तो एक चटगांव बंदरगाह, जिसको चित्तगांव बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, तो चटगांव बंदरगाह शेख हसीना के द्वारा कहा गया कि आइए, ये जो भारत के निकट का बंदरगाह है और इस बंदरगाह से असम, मेघालय, मिजोरम जो नॉर्थ ईस्ट के और भी राज्य हैं, वहां पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है, तो आप इसका उपयोग करिए। और भारत को इन्होंने आमंत्रित इसके उपयोग के लिए किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वाटेक ने लगातार 5वां WTA टूर खिताब जीता है और नोवाक जोकोविच ने 2022 इटालियन ओपन पुरुष खिताब जीता है, और ये दोनों की दोनों बातें सही है। अगर पूछ लिया जाए कि 2022 का इटालियन ओपन पुरुष खिताब तो नोवाक जोकोविच, और 5वां WTA टूर खिताब इमा स्विटेक ने, वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी कौन है ये भी पूछ लिया जाए, तो ये दोनों बातें यहाँ पर इगा स्विटेक और ये नोवाक जोकोविच के बारे में सही दी हुई है। टेक्नोलॉजी पायनियर्स कम्युनिटी किस संस्था की एक पहल है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। टेक्नोलॉजी पायनियर्स कमेटी, ये जो पहल है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की ये पहल है और भारत के 5 सहित 100 नए स्टार्टअप इसके जो ये टेक्नोलॉजी पायनियर्स कम्युनिटी है इसमें शामिल हुए हैं, है ना। तो 5 भारत के भी इसमें शामिल है और ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जिनोवा में है, स्विट्जरलैंड में। और ये ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले जो मुद्दे होते हैं उन पर ये चर्चा करती है और हर साल पॉलिटिकल और बिजनेस जो लीडर्स हैं उनको एक मंच पे लाके इकट्ठा करके, एकत्रित करके इन मुद्दों पर ये विचार विमर्श करती है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताइएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 मई को शांति के साथ रहने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सभा ने कब अपनाया था? 6 मई को यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस, शांति के साथ एक साथ रहने वाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये 2017 से ही शुरू हुआ है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है 2017 की ही अभी पहल है संयुक्त राष्ट्र महासभा की, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2000 में शांति की संस्कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में पहले इन्होंने घोषित किया था, लेकिन 17 से इस दिवस को मनाने का इन्होंने फैसला लिया। तो कभी आपसे पूछा जाए किस वर्ष को घोषित किया था, तो 2000 वर्ष था जिसको इन्होंने शांति की संस्कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हर साल घोषित करते हैं ना, वैसे ही शांति की संस्कृति के लिए इन्होंने घोषित किया था। अगला जो प्रश्न है, भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य किसे अधिसूचित किया गया है? कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? तो ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है और ये राजस्थान में पड़ता है। ये 52 बाघ अभ्यारण्य अभी भारत में है, तो उनमें से सबसे अंतिम तौर पर इसी को शामिल किया गया, 52वां यही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो कोई होगा वो 53वां होगा, तो अभी लेटेस्ट यही है, ऐसे कहिए तो ज्यादा सही है।
हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए सूरत और उदयगिरी क्या है? तो सूरत और उदयगिरी ये अभी मुंबई में लॉन्च किए गए हैं और ये स्वदेशी रूप से निर्मित युद्धपोत है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 2 युद्धपोत पहली बार ऐसा हुआ है कि साथ में लॉन्च किए गए हैं। सूरत जो है ये P-15B श्रेणी का और जो उदयगिरी है ये P-17A श्रेणी का युद्धपोत है। कौन सा देश 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस का मेजबान है? और ये देश है दक्षिण कोरिया। आज की करंट अफेयर में दक्षिण कोरिया तीसरा प्रश्न है जिसमें आया है। तो दक्षिण कोरिया विश्व वानिकी कॉन्फ्रेंस, एक नाटो में भी आया था, दूसरा वहां के राष्ट्रपति के कारण यह चर्चा में आया था, और तीसरा है कि विश्व वानिकी कांग्रेस जो है उसकी मेजबानी भी कर रहा है दक्षिण कोरिया। और सियोल वहां की राजधानी है, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। और 2030 तक बंजर भूमि को बहाल करने के लिए 3 गुना निवेश की अध्यक्षता पर इसमें प्रकाश डाला गया। ये हो गया और इसमें सियोल घोषणा पत्र भी अपनाया गया है, जहां पर होता है वहां का घोषणा पत्र भी जारी होता है। तो इसमें कहा गया कि 2030 तक बंजर भूमि जो है उसको 3 गुना उसमें निवेश करके उसको बहाल किया जाएगा। और ये वानिकी कांग्रेस था, तो बंजर भूमि की बात तो होना लाजमी था। विश्व बैंक ने श्रेष्ठ परियोजना को लागू करने के लिए किस राज्य को $350 मिलियन की मंजूरी प्रदान की है? तो ये जो मंजूरी दी गई है वो महाराष्ट्र को दी गई है। तो श्रेष्ठ योजना कहां पर लागू की जाएगी? ये सॉरी महाराष्ट्र नहीं, ये गुजरात होना चाहिए। गुजरात में लागू की जाएगी। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। $350 मिलियन की मंजूरी यहां पर इसको प्रदान की गई है। और इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। महामारी की रोकथाम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। $500 मिलियन इसमें पूरी परियोजना की लागत है। $350 विश्व बैंक से, शेष राज्य के द्वारा इसमें खर्च किए जाएंगे। 2021 में प्रेषण यानी कि रेमिटेंस के लिए शीर्ष प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? और ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है क्योंकि ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा भारत से, फिर सेकंड नंबर पर मैक्सिको से, थर्ड नंबर पर चाइना से और फोर्थ नंबर पर फिलीपींस। तो ये से की बजाय कहा जाए तो शीर्ष प्राप्तकर्ता देश भारत पहला है, भारत को प्राप्त हुआ है, फिर दूसरा है मैक्सिको को, फिर तीसरा है चीन और फिर चौथा है फिलीपींस को। ये रेमिटेंस जो है, प्रेषण जो है, जो विदेशों से धन आता है वो प्राप्त हुआ है 2021 के आंकड़ों के आधार पर ये कहा जा रहा है। और ये अभी ये बढ़ गया है, रेमिटेंस का जो प्रतिशत है यानी कि जो मात्रा है वो बढ़ी है। $630 बिलियन ये पहुंचा है, 4.2% का इसमें इजाफा हुआ है। एक देश से दूसरे देश में जो जाता है, बाहर से जो धन आता है, प्रेषित किया जाता है वहां के, जैसे हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति बाहर कुवैत में कमा रहा है तो वहां से जो भेजा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ITEC कार्यक्रम विदेश मंत्रालय की एक पहल है और भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जमैका यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली जमैका यात्रा है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं और अभी इन दोनों देशों के बीच में जमैका यात्रा के दौरान ये जो विदेश मंत्रालय की पहल है इस पे बातचीत की गई थी, इसी कारण से ये चर्चा में है। ITEC इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो जमैका के साथ भी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जमैका कोई पहला राष्ट्रपति भारत का है जो यात्रा पे गया है। अगला जो प्रश्न है, वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की सबसे अधिक संख्या भारत में दर्ज की गई। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? किसने जारी किया है? तो द लेसेंट प्लैनेटरी हेल्थ द्वारा, लेसेंट प्लैनेटरी हेल्थ के द्वारा इसको जारी किया गया है और सबसे ज्यादा पूरे विश्व में भारत में मौतें दर्ज की गई। 2019 में भारत में 16.7 लाख मौतें वायु प्रदूषण के कारण हुई और देश में सभी मौतें जो टोटल हुई थी उनमें से 17.8% कुल मौतों का वायु प्रदूषण से हुई मौतें थी। तो ये बहुत ही बड़ा एक आंकड़ा हो जाता है जो वायु प्रदूषण के कारण इतना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वडनगर शहर को विश्व स्तरीय विरासत पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई है। वडनगर शहर नरेंद्र मोदी का जन्म स्थान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वडनगर गुजरात में स्थित है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। और वैसे इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ का जो इतिहास है वो स्मारक कलाकृतियों और पुरातात्विक और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है, ये वडनगर को जाना जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि इसको पर्यटन स्थल के तौर पर घोषित किया जाए। भाई प्रधानमंत्री है वो। हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है?
अभी हुआ ये है कि सोमाली में एक नेता है हसन शेख मोहम्मद, तो वहां पर वो राष्ट्रपति चुने गए हैं। जिबूती, इरिट्रिया, सूडान और सोमालिया, सोमालिया मतलब सोमाली संसद ने चुना है, सोमालिया में वो चुने गए हैं। तो इसी कारण से ये प्रश्न हमने रखा। तो इनमें सूडान शामिल नहीं है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती है, इरिट्रिया है, सोमालिया है और साथ में पड़ता है इथोपिया, एक देश है इथोपिया, तो इथोपिया भी इसमें शामिल है, लेकिन ये सूडान इसमें शामिल नहीं है। तो 1, 2, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप अफ्रीका का जब मैप देखेंगे तो यहाँ पर जो देश है, जो हॉर्न निकली है सींग के टाइप के, तो ये देश इसमें शामिल किए जाते हैं। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किस राज्य ने जीती? तो 12वीं है और 2022 में हुई है, उड़ीसा राज्य ने इसको जीता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और उड़ीसा ने ये भोपाल में आयोजित हुई थी, वहां पर इसको जीता है, ध्यान रखिएगा, भोपाल में। और कर्नाटक को हराया था। किसको हराया था? कर्नाटक को। और भोपाल में आयोजन और कर्नाटक जो है ये हारा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य कथन है? चीन ने 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। और ब्रिक्स, जिसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था उस समय, औपचारिक स्थापना इसकी 2006 में की गई थी। तो 2006 में ब्रिक बनाया गया। और ब्रिक से ब्रिक्स ये कब हुआ? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। 2009 में रूस में बैठक आयोजित की गई थी। पहला सम्मेलन जून माह में इसका हुआ था। 2006 के जून माह में इसकी स्थापना हुई थी, 2006 जून में। लेकिन 2009 में इसका पहला सम्मेलन हुआ रसिया में। और ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तब ये ब्रिक था। फिर 2010 में जब इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ तो 2010 में ये ब्रिक्स बन गया था। तो ब्रिक्स बना था 2010 में। सम्मेलन इसका 2009 में सबसे पहले हुआ था। कहां पर? रसिया में सबसे पहले इसका सम्मेलन हुआ था। तो पहला और दूसरा दोनों यहां पर सही है। स्थापना तो 2006 में ब्रिक के रूप में इसकी हो ही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन आपको बताना है। जीएसटी परिषद का गठन अनुच्छेद 279A के तहत किया गया। और दूसरा है, जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकारों पर बाध्यकारी होती हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और उसमें कहा कि वस्तु और सेवा कर जो जीएसटी है, जीएसटी की जो परिषद है, जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकारों पर बाध्यकारी नहीं होंगी। वो सिफारिशें कर सकता है, लेकिन मन हो तो राज्य या केंद्र सरकारें उसको मानेंगी, नहीं मन होगा तो वो नहीं मानेंगी। और ये केवल एक प्रेरक मूल्य के तौर पर कोर्ट ने इसको बताया कि इसको वो माने या ना माने, एक इसकी प्रेरक वैल्यू है। बाकी आप इसको परस्यूएटिव वैल्यू के अलावा कुछ और नहीं कह सकते, बाध्यकारी नहीं बना सकते हैं। और 279A ये जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित है और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा जीएसटी परिषद का गठन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बाध्यकारी यहां पर दिया है। बाध्यकारी ये नहीं होती है, बाध्यकारी नहीं है ये, बाहे चाहे तो माने और चाहे ना माने। अगला जो प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था? कौन सा अनुच्छेद है? एक अनुच्छेद है संविधान का 142, उसमें कहा गया है कि जब तक अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि होगा। और अपने निर्णायक जो उसके निर्णय होते हैं, तो निर्णय लेते समय न्यायालय ऐसे निर्णय दे सकता है जो इसके समक्ष लंबित पड़े हो, किसी भी मामले में पूर्ण करने के लिए वो आवश्यक अगर उसको प्रतीत हो रहे हैं तो वो उसको निर्णय के तौर पर अपने विवेक के आधार पर कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है। और इसमें यह भी कहा गया था कि संपूर्ण भारत संघ में जब तक लागू होंगे ये नियम, जब तक कि इसमें किसी अन्य कोई प्रावधान को नहीं लाया जाता है। यह अनुच्छेद 142 है और संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के तहत सर्वोच्च न्यायालय को संपूर्ण भारत के लिए ऐसे निर्णय लेने की शक्ति दी गई है इसी अनुच्छेद के तहत। तो अभी इसमें हुआ ये कि राजीव गांधी हत्याकांड के जो दोषी हैं एजी पेरारिवलन, तो उनको रिहा करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस तौर पर उपयोग किया। उन्होंने कहा कि असाधारण शक्ति है हमारी
और उसमें इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 161 के तहत जो राज्यपाल के द्वारा क्षमा याचना पर विचार करना था उसमें देरी हुई है, और इस देरी के कारण हम अपने विवेक के आधार पर अनुच्छेद 142 के तहत उनको रिहा कर रहे हैं। तो ये पूरा एक बड़ा टॉपिक है, इसको अलग से हम लोगों को पढ़ना चाहिए, लेकिन इतना आप जानिए कि 142 अनुच्छेद का उपयोग करके जो अपना निर्णय है वो ले सकता है न्यायालय। अगला जो प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न है इस एपिसोड का, और इसके बाद में जो करंट है वो हम आगे के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। EAC-PM द्वारा जारी स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट किस संस्थान ने तैयार की है? तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, नीति आयोग और नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो किसने इसको जारी किया है? स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट, तो ये इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने इसको जारी किया है। हिंदी में इसको आप कहेंगे, आप क्या कह सकते हैं हिंदी में इसकी, अगर हिंदी में रिपोर्ट करेंगे तो इसका इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस का क्या हो जाएगा? प्रतिस्पर्धा के लिए आयोग। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय। तो उन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा और घरेलू विशेषताओं, श्रम बाजार के क्षेत्र में असमानताएं, इन सब जानकारियों को इसमें समाहित किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको पढ़िए, अच्छे से जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। और फिर आगे के बचे करंट को हम डिस्कस कर लेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।